अमेरिका के आयोवा सिटी से एक ऐसी खबर आई जिसे सुनकर अमेरिका के कई राजनेता सहम उठे। वहां रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार की रेस में शामिल विवेक रामास्वामी की कार पर दिन दहाड़े कुछ प्रदर्शनकारियों ने हमला कर दिया। और रिपब्लिकन पार्टी की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की रेस में शामिल विवेक रामास्वामी के मुताबिक इसके लिए उन प्रदर्शनकारियों ने उनकी कार में एक जोरदार टक्कर मारी। आयोवा सिटी से आए उस वीडियो में एक महिला उनसे बहस करती हुई दिखाई दी। हालांकि इस घटना के बाद विवेक रामास्वामी ने ट्वीट कर प्रदर्शन कर रही उस महिला पर एक्शन न लिए जाने की मांग भी की। उन्होंने अपील की कि शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई न हो, बल्कि पुलिस उन 2 आरोपियों को ढूंढे जो उनकी गाड़ी में टक्कर मारकर वहां से फरार हो गए। इस बीच ईरान के मीडिया ने दावा किया कि ईरान में हिजाब नहीं पहनने पर पिटाई से कोमा में गई 16 साल की अरमिता गिरावंत की मां को ईरान के खुफिया विभाग ने गिरफ्तार कर लिया। वहां के एक मानवाधिकारी संगठन के हवाले से खबर सामने आई कि ईरान की खुफिया एजेंसी के कुछ अफसरों ने पीड़ित लड़की के माता पिता पर बयान बदलने का दबाव बनाया, लेकिन जब उन्होंने ऐसा करने से इनकार किया तो अरमिता गिरावंत की मां को गिरफ्तार कर लिया गया। ईरान के मीडिया ने दावा किया कि खुफिया एजेंसी के अधिकारी अरमिता गिरावंत के परिवार पर इस बात का दबाव बना रहे थे कि वो अपना बयान बदल दें और मीडिया को ये बताएं कि उनकी बेटी तेहरान मेट्रो के अंदर एक हादसे का शिकार हुई थी। जबकि अरमिता गिरावंत के माता पिता ने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी पर हिजाब नहीं पहनने की वजह से मोरालिटी पुलिस ने हमला कर दिया था, जिससे वो कोमा में चली गई। जबकि ईरान के सरकारी मीडिया के आधिकारिक बयान में यह बताया गया था कि उस लड़की को नाश्ता नहीं करने की वजह से चक्कर आए थे और गिरने की वजह से उसके सिर में गंभीर चोटें आई थी। ईरान इंटरनेशनल के मुताबिक ईरान सरकार को इस बात का डर सता रहा है कि महसा अमीनी की तरह कहीं इस घटना के बाद भी वहां हिंसा की आग फिर न भड़क जाए। और आरोप लग रहे हैं कि इसीलिए ईरान सरकार अरमिता गिरावंत के मामले को दबाने की कोशिश में जुटी है, क्योंकि पिछले साल महसा अमीनी की मौत के बाद पूरे ईरान में भयानक हिंसा भड़क गई थी और पूरा ईरान जल उठा था। महसा अमीनी पर सही तरीके से हिजाब नहीं पहनने का आरोप लगा था, क्योंकि ईरान में सरकार ने बेहद सख्त हिजाब कानून लागू कर रखा है, जिसके मुताबिक वहां सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं और लड़कियों के लिए हिजाब पहनना अनिवार्य है। नियम का पालन नहीं करने वाली महिलाओं को 10 साल तक जेल की सजा देने का प्रावधान किया गया। इतना ही नहीं, दोषी पाए जाने पर करीब 36 करोड़ ईरानी रियाल यानी भारतीय रुपयों में करीब 7 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके साथ ही ईरान में दुकानों, रेस्टोरेंट, कैफे, सिनेमाघर और शॉपिंग मॉल में हिजाब कानून का पालन कराने की जिम्मेदारी उनके मालिकों पर होगी। 1979 में पहली बार ईरान में इस्लामी क्रांति के दौरान सभी महिलाओं के लिए हिजाब कानून लाया गया था। मतलब करीब 44 साल पहले ईरान में महिलाओं और लड़कियों को हिजाब से सिर ढकने और ढीले कपड़े पहनने के आदेश दिए गए थे और इसी वजह से ईरान पूरी दुनिया के निशाने पर आ गया। लेकिन फिर भी ईरान हिजाब मामले में पीछे हटता नहीं दिख रहा, बल्कि हिजाब मामले में उसकी आलोचना करने पर अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों पर उसने पलटवार कर दिया और अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटेन समेत पश्चिमी देशों को उनके देश की समस्याएं गिना दी। ईरान के विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर अमेरिका और जर्मनी में स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों की हड़ताल की तस्वीरें पोस्ट कर दी। ईरान के विदेश मंत्री ने इन तस्वीरों के साथ दो टूक कहा कि अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटेन ईरान की महिलाओं की चिंता न करें। 2 दिन पहले अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने अरमिता गिरावंत पर हुए हमले के मामले में बयान जारी किया था और ईरान में महिलाओं के हालात पर चिंता जाहिर की थी। वहीं जर्मनी ने भी ईरान सरकार पर महिलाओं की आवाज दबाने का आरोप लगाया था और हिजाब कानून की आलोचना की थी। इसी से ईरान उन पर बुरी तरह भड़का हुआ है। इधर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस को चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा और उसके 100 नेताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। तेलंगाना में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इस चुनाव से पहले ही सत्तारूढ़ बीआरएस के 100 नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में ये सभी नेता कांग्रेस में शामिल हो गए। और खबर है कि जापान के फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट से प्रशांत महासागर में पानी छोड़े जाने के बाद बड़े बवाल पर यूएन ने बड़े एक्शन की तैयारी कर ली। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक परमाणु कार्यक्रमों पर नजर रखने वाली यूएन की संस्था IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की एक टीम जापान जाएगी, जहां वो फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट का दौरा करेगी और ये पता लगाएगी कि जापान समंदर में जो पानी छोड़ रहा है उसमें कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, क्योंकि रूस, चीन और दक्षिण कोरिया लगातार फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट से पानी छोड़े जाने को लेकर अपना विरोध जता रहे हैं, क्योंकि चीन ने जापान से आने वाले सी फूड तक पर बैन लगा दिया। यही वजह रही कि अब यूएन ने इस मामले में एक्शन की तैयारी कर ली। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक परमाणु कार्यक्रमों पर नजर रखने वाली यूएन की संस्था IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की वो टीम इस महीने के आखिर में जापान पहुंचेगी, जिसमें रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, फ्रांस और दक्षिण कोरिया समेत कई दूसरे देशों के विशेषज्ञ शामिल होंगे। लेकिन फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट से छोड़े जाने वाले पानी ने चीन, रूस और दक्षिण कोरिया की चिंता बढ़ा दी। इन देशों को यह डर सताने लगा कि जापान प्रशांत महासागर में जो पानी छोड़ रहा है उससे समंदर में जहर फैल सकता है।
क्योंकि ये आशंका जताई गई कि जापान के न्यूक्लियर प्लांट से छोड़े जा रहे पानी में रेडिएशन हो सकता है और अगर ऐसा पानी समंदर में छोड़ा जा रहा है तो उससे समुद्री जीवों पर जहरीले होने का खतरा मंडरा रहा है और ऐसे समुद्री जीवों को खाने से इंसानों को भी खतरा हो सकता है। इसी वजह से जापान के सी फूड से कई देशों ने किनारा कर लिया। चीन और रूस ने जापान के सी फूड पर बैन लगा दिया, जबकि दक्षिण कोरिया ने भी उसकी जांच शुरू कर दी। लेकिन इसके बाद भी जापान ने राजधानी टोक्यो के उत्तर में मौजूद फुकुशिमा परमाणु प्लांट से पानी की दूसरी खेप प्रशांत महासागर में छोड़नी शुरू कर दी। फुकुशिमा वो परमाणु प्लांट है जो 12 साल पहले भयानक सुनामी में तबाह हो गया था, इसलिए उसका पानी दुनिया को डरा रहा है। हालांकि जापान उस पानी को पूरी तरह सुरक्षित बताता है। इस बीच इजरायल के सैनिकों की वेस्ट बैंक में धुआंधार फायरिंग में 2 फिलिस्तीनी लड़ाकों की मौत हो गई, क्योंकि इजरायल की सेना ने वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन के लड़ाकों को पकड़ने के लिए छापेमारी जारी रखी और रात में ही फिलिस्तीनी लड़ाकों पर टूट पड़ी। इस बार वेस्ट बैंक में इजरायल की सेना ने ऐसा जबरदस्त ऑपरेशन चलाया कि फिलिस्तीनी लड़ाकों के लिए जान बचाना मुश्किल हो गया। इजरायल के सैनिक दनदनाते हुए आगे बढ़े। इस दौरान ऐसा कम ही हुआ जब उन्होंने फायरिंग रोकी हो। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी लड़ाकों को पकड़ने के लिए इजरायल के सैनिकों ने रात के अंधेरे में छापेमारी की और खूब गोलियां चलाई, जिसमें फिलिस्तीन के 2 लड़ाकों की मौत हो गई। एक दिन पहले भी वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन के 2 नागरिकों की मौत हो गई थी। क्योंकि भले ही वेस्ट बैंक इजरायल का हिस्सा है, लेकिन वहां फिलिस्तीन के नागरिकों के लिए कई शरणार्थी कैंप बनाए गए हैं और इजरायल को शक है कि उन कैंपों में फिलिस्तीन के कट्टरपंथी संगठन हमास के लड़ाके भी चिपकर बैठे रहते हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए इजरायल की सेना ने वेस्ट बैंक में लगातार छापेमारी की, क्योंकि वेस्ट बैंक में हजारों फिलिस्तीनी नागरिक रहते हैं जिनका ठिकाना वहां बने 15 से ज्यादा शरणार्थी कैंप हैं। लेकिन इजरायल को शक है कि उन कैंपों में हमास के लड़ाके भी बैठे हैं जो वेस्ट बैंक में इजरायल के सैनिकों पर हमला कर देते हैं। क्योंकि हमास फिलिस्तीन का कट्टरपंथी संगठन है जिसका फिलिस्तीन सरकार खुलकर समर्थन करती है और उसके लड़ाके वेस्ट बैंक से गाजा पट्टी तक इजरायल की सेना से लड़ते रहते हैं, क्योंकि वेस्ट बैंक पर भले ही इजरायल का कब्जा हो लेकिन इसकी सीमा जॉर्डन से भी लगी है, जहां से हमास के लड़ाके वेस्ट बैंक में घुसते हैं, क्योंकि इजरायल और फिलिस्तीन के झगड़े में जॉर्डन फिलिस्तीन के साथ है। उधर अमेरिका के कैलिफोर्निया में अपनी 100 से ज्यादा मरीजों का यौन शोषण करने के जिस आरोपी डॉक्टर ने पूरे अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ था, वो अपने घर में ही मरा हुआ मिला। 76 साल का वो आदमी कैलिफोर्निया की एक नामी यूनिवर्सिटी के अस्पताल में डॉक्टर था, जिस पर उसकी 100 से ज्यादा मरीजों ने इलाज की आड़ में यौन शोषण करने का आरोप लगाया था। इनमें एक केस तो 1990 का बताया गया। डॉक्टर पर मुकदमा चलना शुरू होने वाला था, मगर उससे पहले ही उसकी मौत हो गई। आरोप लगाया गया कि वो डॉक्टर एशियाई मूल की महिलाओं को निशाना बनाता था। इस वजह से उस यूनिवर्सिटी का नाम इतना उछला कि वो आरोप लगाने वाली महिलाओं को मुआवजा तक देने के लिए तैयार थी। हालांकि उस डॉक्टर ने अपने ऊपर लगे आरोपों को हमेशा झूठा बताया था। इस बीच अफ्रीकी देश केन्या में एक रहस्यमयी बीमारी ने ऐसा कहर बरपाया कि वहां सरकार के हाथ पांव फूलने लगे। उस बीमारी की चपेट में आई एक स्कूल की 100 से ज्यादा छात्राओं के शरीर का निचला हिस्सा पूरी तरह पैरालाइज हो गया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो छात्राएं अजीब सा बर्ताव करती दिखी, क्योंकि इस रहस्यमयी बीमारी की वजह से उन सभी छात्राओं के शरीर का निचला हिस्सा पूरी तरह पैरालाइज हो गया और उनके लिए चलना भी मुश्किल हो गया। वहां के मीडिया के मुताबिक केन्या के काकमेगा शहर के उस स्कूल की अचानक 100 से ज्यादा छात्राएं इस बीमारी की चपेट में आ गई, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया और उन सभी छात्राओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनके ब्लड और यूरिन सैंपल लिए गए ताकि इस रहस्यमयी बीमारी का पता लगाया जा सके।